सूरज की चमकती तेज किरण, सर सर बहती जाती है पवन। सूरज की चमकती तेज किरण, सर सर बहती जाती है पवन। झरझर नदियां सुन हम सब से ये कहती है, घर घर को जब प्रकाश मिले। आंगन आंगन जब रोशनी हो, हर गांव नगर में बिजली हो, तो सुन मानो, सुन सुन मानो, तो सुन मानो, सुन सुन मानो। तू हमसे कभी ना दूर जा, हम देंगे अक्षय ऊर्जा। किरणें सिमटेंगी दिन में आसानी लाने को, रातों में उजाले भरने को। इन बड़ी बड़ी बाहों वाले पंखों से हवाएं लिपटेगी, तेरी सारी सेवा करने को। सुन हम सब से ये कहती है हो, तो सुन मानो, तो सुन मानो, तो सुन मानो, सुन सुन मानो। तू हमसे कभी ना दूर जा, हम देंगे अक्षय ऊर्जा। सच ये है कि वो बेकार नहीं। सच ये है कि जिस दिन तुझे कहीं इनका प्रयोग जो आ जाए, इनसे भी तू बिजली पाए। सुन हम सब से ये कहती है हो, तो सुन मानो, सुन सुन मानो, तो सुन मानो, सुन सुन मानो। हमसे कभी ना दूर जा, हम देंगे अक्षय ऊर्जा। ना धुआं न जहर हवाओं में, ना बढ़ती गर्मी फिजाओं में। अक्षय ऊर्जा तुम पाओगे, आत्मनिर्भर हो जाओगे। अक्षय ऊर्जा तुम पाओगे, उद्योग और कृषि बढ़ाओगे। अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा। पंचायत का आधार बढ़ा, पंचायत का अधिकार बढ़ा। अपने संसाधन अपने हैं, जागे आँखों के सपने हैं। ग्राम सभा के जरिए परंपराओं का संरक्षण करने और अनुसूचित जनजातियों की समस्याएं सुलझाने में पेसा की महत्वपूर्ण भूमिका है। भूमि अधिग्रहण, खनन की मंजूरी और वन्य उत्पादों की बिक्री में ग्राम सभा की भागीदारी जरूरी है। पेसा
पंचायत एक्सटेंशन 2 शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। अपने हाथों अपना विकास। खुशहाली अब दिख रही पास। पेसा। पैसा। एक लहर चली सुन लहर चली, पैसा की एक लहर चली। बस्ती बस्ती खेत गांव, रास्ता गूंजे गली गली। एक लहर चली। एक लहर चली। अपने हक में हो बात, गांव गांव में लहर चली। अपना हो शासन अपने हाथ, ये लहर चली। वो चली उधर है गई किधर, एक लहर चली। वो चली चली हो लहर चली। केक काटते हैं। पापा का फोन आया तो थोड़ा लेट आएंगे। आज लॉन्ग ड्राइव मेरी तरफ से। राहुल सीट बेल्ट जरूर बांध लेना। आज खूब मस्ती करेंगे। वो सब ठीक है, पहले सीट बेल्ट बांध। यार ये बेल्ट नहीं लगानी यार। लगा ले यार। नकुल क्या हुआ? अरे सब खैरियत है? राहुल कैसा है? कैसे हुआ ये सब? आज ही तो उसका जन्मदिन था। देखिए मैडम, ये उस वक्त राहुल के साथ था और अच्छी बात यह है कि इसने सीट बेल्ट बांध रखी थी। आपने जो हिम्मत दिखाई उसके लिए वाकई मुझे गर्व है। आजकल लोग डर की वजह से सोचते हैं कि क्यों परेशानी मोल लें, लेकिन आपने सच में एक सच्चा और अच्छा इंसान होने का सबूत दिया है। आपने बिना परवाह किए मेरे बच्चे की जान बचाई। आपने कितनी समझदारी की। मेरे बच्चे को एक नई जिंदगी दी है आपने। मैडम, मैंने कोई महान काम नहीं किया है। ओह माय गॉड, कितना खतरनाक एक्सीडेंट। पहले एम्बुलेंस बुलाता हूँ। 102। हेलो जी, स्टेशन रोड पर एक एक्सीडेंट हो गया है। आप प्लीज एम्बुलेंस लेके पहुंच जाइए। जी जी, थैंक यू। पुलिस स्टेशन 100। हेलो पुलिस स्टेशन जी, एक एक्सीडेंट हो गया है, आप जनरल हॉस्पिटल पहुंच जाइए। सर, आपका नंबर उसके मोबाइल इमरजेंसी कॉल में सेव था, इसलिए मैं आपको कॉल कर पाया। मैं आपका बेटा नहीं बोल रहा, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया है, पुलिस को फोन कर दिया है, आप जनरल हॉस्पिटल पहुंच जाइए। उसके बहते खून को रोकने के लिए मैंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और पट्टी बांधी। उसके कपड़े ढीले कर दिए ताकि उसको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, बस। देखिए, राहुल को तो हमने बचा लिया है, लेकिन एक दूसरा एक्सीडेंट केस जो उससे पहले यहाँ लाया गया था वह नहीं रहा। वैसे वे लोग कहाँ हैं जो उसे यहाँ लेकर आए थे? यार निकल चल यहाँ से, जल्दी निकल चल। पता है वो मर चुका है। पुलिस हमसे खामखा पूछताछ करेगी और मैं किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। आजा, निकल ले। आजा आजा। अरे ये तो वही लोग हैं। सुनिएगा, अरे सुनो।
कहाँ तुम लोग भागे जा रहे हो? हैं? किससे डर रहे हो भाई? सर हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता सर। सर हमें तो ये आदमी रोड पर गिरा हुआ मिला था, गाड़ी वाले की मदद से उसे यहाँ तक पहुँचाया है, बस इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता सर, हमें कुछ नहीं पता। अरे दोस्त, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बल्कि तुमने कानून की मदद की है। मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, कोई भी आदमी एक्सीडेंटल व्यक्ति को अगर अस्पताल में लेके आता है तो पुलिस उससे कोई पूछताछ नहीं करेगी और ना ही उस पर किसी तरह का दबाव बनाया जाएगा। वेल डन दोस्त, वेल डन। थैंक यू सर। और मैं चाहता हूं कि आगे भी तुम लोग कुछ ऐसा ही करो। एक वकील होने के नाते मैं आपको ये जानकारी भी देना चाहता हूं कि अगर डॉक्टर या अस्पताल जख्मी को फर्स्ट एड देने से मना करेंगे तो उनकी शिकायत की जा सकती है। अब डरने की कोई बात नहीं है, बस जिंदगी बचाने की पहल होनी चाहिए। ये डॉक्टर की नैतिक, सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारी है कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल फर्स्ट एड दे। सड़क दुर्घटनाओं में कोई अपना हाथ गंवा देता है, कोई पांव, कोई अपने अपनों को तो कोई खुद को, और ये रोज किसी न किसी के सामने होता ही रहता है। कुछ चुनिंदा लोग इन जैसे भी होते हैं जिन्हें इंसानियत का फर्ज अदा करने में कोई खौफ, कोई डर नहीं लगता। ऐसे लोगों के जज्बे को सलाम। ये पहचान है गुड सैमरिटन की। कोई जीवन बचा कर देखो, एक कदम बढ़ा कर देखो, कोई जीवन बचा कर देखो, एक कदम बढ़ा कर देखो, कोई जीवन बचा कर देखो, एक कदम बढ़ा कर देखो, कोई जीवन बचा कर देखो। उत्तर प्रदेश वासियों की आकांक्षाओं और उम्मीदों को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा प्रदेश के अंत्योदय कार्ड धारकों एवं चयनित सभी पात्र गृहस्थी परिवारों को राशन की दुकानों के माध्यम से गेहूं, चावल जैसे खाद्यान्न पारदर्शी तरीके से मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है। राशन कार्ड व्यवस्था को सही करने के लिए समुचित कदम, अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान, राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना, उचित मूल्य दुकानों पर EPOS मशीन से बिक्री। पहले राशन लेने में बहुत दिक्कत होती थी, लाइन लगती थी, रजिस्टर पे लिखा जाता था, पूरा दिन हो जाता था, तब राशन मिल पाता था हम लोग को। और लेकिन जब से ये मशीन आ गई है, अंगूठा लगा के राशन मिलता है, पर्ची निकल जाती है, उसमें हर चीज का दाम उचित लिखा होता है और हम लोग को सही से राशन मिलता है। उत्तर प्रदेश में मई से अगस्त 2017 तक अभियान चलाकर सभी जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित अंत्योदय और पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्डों के सत्यापन का कार्य कराया गया। सत्यापन में अंत्योदय के लगभग 1 लाख और पात्र गृहस्थी के 26 लाख राशन कार्ड अपात्र पाए गए। इन्हें निरस्त करते हुए इनके स्थान पर अंत्योदय के 1 लाख नए लाभार्थी एवं पात्र गृहस्थी के लगभग 33 लाख लाभार्थियों का चिन्हांकन कर उन्हें राशन कार्ड जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। सरकारी राशन कार्ड की दुकानों की वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने और वास्तविक लाभार्थियों को खाद्यान्न मिले, इस उद्देश्य से प्रदेश के सभी राशन कार्ड लाभार्थियों की आधार संख्या की फीडिंग का काम चल रहा है। अब तक लगभग 80% राशन कार्ड धारकों की आधार संख्या फीड की जा चुकी है। वर्तमान में शहरी क्षेत्र की सभी उचित दर की राशन दुकानों में EPOS यानी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के माध्यम से राशन वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा चुकी है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों की समस्त उचित दर की दुकानों में EPOS मशीनों की स्थापना और आधार से जोड़ने के लिए शासन द्वारा निर्णय लिया जा चुका है। जब से ये मशीन आई है, सुविधा में बहुत सही मिली है। हमें लाइन में ज़्यादा लगना नहीं पड़ता है, समय से हमारा राशन मिल जाता है, अंगूठा लगा के हमारा राशन मिल जाता है, हमारा समय वक्त हमारा बच जाता है।
किसानों को उनकी उपज का समुचित मूल्य दिलाने के लिए रबी विपणन वर्ष 2017-2018 में 1,625 रुपए समर्थन मूल्य के हिसाब से 37 लाख टन गेहूं बिना बिचौलिए के किसानों से सीधा खरीदा गया। इसके तहत किसानों को 6,011 करोड़ रुपए का भुगतान RTGS के माध्यम से उनके बैंक खातों में किया गया। इसी तरह प्रदेश में पहली बार पारदर्शी तरीके से इस वर्ष 3,000 धान क्रय केंद्रों के माध्यम से 50 लाख मीट्रिक टन धान क्रय करने की कार्रवाई की जा रही है। किसानों को धान का समर्थन मूल्य सामान्य धान के लिए 1,550 रुपए प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ए के लिए 1,590 रुपए प्रति क्विंटल प्राप्त होगा। धान की सफाई व उतराई छनाई की मद में धनराशि बढ़ाकर 15 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है, जो सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी। आम लोगों की सुविधा व शिकायतों के लिए विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-180-0150 और 1967 पर संपर्क कर सकते हैं। आज खाद्य एवं रसद विभाग एक ऐसे पथ पर चल पड़ा है जहां पात्र लोगों के हितों की रक्षा होगी, पारदर्शी तरीके से लोगों को राशन मिल सकेगा, अपात्रों और भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जाएगी, सबके चेहरों पर एक सुकून भरी मुस्कान होगी, आने वाले कल का सूरज स्वर्णिम होगा। पंचायती राज की खास बात लक्ष्य इसका ग्राम विकास, जिसमें होती है सबकी भागीदारी। पंचायती राज की खास बात लक्ष्य इसका ग्राम विकास, निभाते सभी अपनी जिम्मेदारी। क्या है जरूरी गांव के लिए, मिलकर ये सब तय करें। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, साफ सफाई, शौचालय निर्माण, सड़क, सिंचाई, बिजली, पानी, सबको मिले तो हो आसानी। अरे भैया, पर ये सब हो कैसे? पंचायती राज की खास बात लक्ष्य इसका ग्राम विकास, जिसमें होती है सबकी भागीदारी। प्लान हर साल बनाए, बने हर योजना बिल्कुल ऐसे, रोजगार की बनती हो जैसे। हर ग्रामवासी बनाए नक्शा, जिसमें हो सबका लेखा जोखा। भाई ये सब हम कैसे करें? पंचायती राज की खास बात लक्ष्य इसका ग्राम विकास, निभाते सभी अपनी जिम्मेदारी। कुदरत ने सौंपे कितने संसाधन, उपयोग अब तक हुए कितने। जो कुछ अपने पास नहीं है, उसका मिल सब प्लान बनाए। एक
एकजुट होकर फैसले कीजिए, फिर उन पर सब अमल कीजिए। अरे भैया, इतना सब कुछ कैसे होगा? पंचायती राज की खास बात लक्ष्य है इसका ग्राम विकास, जिसमें होती है सबकी भागीदारी। वार्ड के स्तर पर बैठक कीजिए, टेक्नोलॉजी की चर्चा कीजिए। कितनी सहायता, कितने साधन, कितनी सब्सिडी और अनुदान अब करती है ग्राम पंचायत बजट बनाने की तैयारी। प्रस्ताव नोटिस बोर्ड पर लगाइए, संबंधित विभाग में मंजूरी के लिए भेजिए, जिसके मिलने के बाद काम शुरू कीजिए। पंचायती राज की खास बात लक्ष्य इसका ग्राम विकास, निभाते सभी अपनी जिम्मेदारी। एक बात का रखना है ध्यान, सुन लो खोल कर अपने कान। निगरानी तुम करते रहना, आंख मूंद कर नहीं रहना। किसी से पीछे नहीं रहना, गांव देश का गौरव बनना। ग्राम विकास योजना में सबकी भागीदारी से ऐसी मजबूत नींव पड़ जाती है जो कभी कमजोर नहीं होती। पंचायती राज की खास बात लक्ष्य है इसका ग्राम विकास, जिसमें होती है सबकी भागीदारी। पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज। Startup India happened. An initiative that not only supported new entrepreneurial dreams, but gave wings to new ideas, handheld them for support all the way to the market and gave life to what could have been just another dream. Startup India, a billion dreams at work. India has a very young population. More than 50% of its people are below the age of 25 years, making it a country of young, energetic workforce. And young minds are always bursting with ideas. Today, those ideas have every chance to take wings and become reality. All thanks to a new initiative by the Government of India called Startup India. Long, misty stretches of lush green mountains, capped with snow, unspoiled, unexplored dense forests, rich and varied biodiversity with a wealth of flora and fauna. The state is the water tower of India, as the major river systems of the subcontinent, Ganga and Yamuna, originate from here. These forests also provide a host of ecosystem services which transcend local, regional, and national boundaries. In keeping with its commitment towards nature and wildlife, the government has adopted the musk deer as the state animal, the beautiful Himalayan bonal as the state bird, the holy Brahma Kamal as the state flower, and the burans as the state tree. For a state with nearly 65% of the land classified as forests,
Forest Department sees the management of the forest area of the state as a tremendous responsibility to meet the environmental and social challenges of the present and the future. भारत के पूर्वी राज्य ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर ट्रेन और सड़क मार्ग से होते हुए पश्चिम ओडिशा का सुंदरगढ़ जिला। सुंदरगढ़ एवं झारसुगुड़ा जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर पर दर्लीपली गांव, जहां बेहतर जीवन शैली की ओर बढ़ते कदमों की आहट सुनाई दे रही है। देश की महारत्न कंपनी एनटीपीसी का हाथ थामकर खुशहाली की डगर पर चलने का प्रयास हो रहा है। किसी भी थर्मल पावर विद्युत परियोजना की शुरुआत करने के लिए सबसे पहली जरूरत एक ऐसे भूभाग की होती है जहां कोयले की आपूर्ति सुगम हो, जल उपलब्ध हो और बिजली उत्पादन होने पर उसका वितरण होने की व्यवस्था हो। इसके साथ ये भी जरूरी है कि कम से कम पेड़ काटने पड़े और परिवारों का विस्थापन भी कम से कम हो। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एनटीपीसी दर्लीपली परियोजना की शुरुआत 17 फरवरी 2014 को हुई। एनटीपीसी दर्लीपली 1600 मेगावाट क्षमता का सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगभग 1800 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इस प्रोजेक्ट के लिए मूलतः 2 गांवों दर्लीपली और रायडीह में भूमि अधिग्रहण हुआ। दर्लीपली की 5 बस्तियों टपरवा, पांचाली चौक, आलूपाड़ा, चुआली बरना और टागर मुंडा के कुल 101 परिवारों का विस्थापन होना था। उनके साथ जो संबंधी परिवार थे, उन्हें मिलाकर कुल 244 परिवारों को उनकी सहमति से दर्लीपली के खेराडेगा में 55 एकड़ भूमि में बनी टाउनशिप में बसाया जा रहा है। उनके घर मिट्टी, गारे, ईंट से बने झोंपड़े मात्र थे। मिट्टी की लिपाई वाले खपरेल की छत, पीने के पानी की सुविधा से वंचित, शौचालय का न हो India's enviable talent pool owes a lot to the scientific temper of its people as well as the technological knowledge capital of its young workforce. Innovation always accompanies breakthrough ideas in science and technology. Nurturing this talent pool is the Ministry of Science and Technology, a pivotal arm of the Government of India that invests in science projects relevant to national needs and shaping the technology of the future. Driving these initiatives are the Ministry's key departments including Council of Scientific and Industrial Research (CSIR),
the Department of Science and Technology, DST, and Department of Biotechnology, DBT. In 2016, DST launched NIDHI, National Initiative for Development and Harnessing Innovation, an umbrella program for nurturing ideas and innovations into successful startups, in a move that will go a long way in promoting the ambitious startup dream. So, what is NIDHI all about? It is a program that focuses on the youth, always a fountainhead of new and innovative ideas, and encourages them to be a part of a seamless and innovation-driven entrepreneurial ecosystem. By providing technological solutions, the program targets creating new avenues for wealth and job creation for the youth. Biotechnology Industry Research Assistance Council is an arm of the Department of Biotechnology that is driving biotech startup ideas. BioNest is an incubation system by BIRAC, 31 bio incubators creating a cumulative area of more than 350,000 square feet for budding entrepreneurs. Apart from providing incubation space for startups and entrepreneurs, it connects industry and academia for a free exchange of knowledge and facilitates technical and business mentorship. It also helps in legal issues, resource mobilization, and provides a networking platform. The culture of nurturing startups continues with the other organizations under the Ministry of Science and Technology. Council of Scientific and Industrial Research, through its 38+ research labs, have led the way in fostering and nurturing startups. They have developed indigenous technologies and then transfers the technology to startups who take it to the commercial market. National Chemical Laboratory Pune is home to Venture Center. Venture Center invests in a rich and supportive ecosystem for inventive startups that lean more towards healthcare, agro, energy, and environment. Among the in-house facilities that the organization offers is a tinkering lab for prototyping and an IP facilitation center with a patent agent in-house. Very significant, as the new innovations need to be protected with international patents for the product. At the Center for Cellular and Molecular Biology, CCMB in Hyderabad, is the Atal Innovation Center, established under the Atal Innovation Mission, AIM, and Niti Aayog. What the center offers is industry standard equipment and operating facilities, and expert mentors for startups to make ventures sustainable and scalable. In today's modern world filled with gadgets, the need for energy is predominant. The present world supply is dominated by fossil fuels, which are not only non-sustainable in the long term, but also very highly polluting. Fossil fuels are known to be depleting, and one day in the near future, coal availability will dwindle. Technology for drilling keeps improving, but the vast reserves of oil today will also deplete soon. The earth needs a clean and green environment, and hence, new clean and renewable energy sources are desirable. And on the other hand, it is a crisis like no other. The scarcity of water in various parts of the country has set the alarm bells off in the entire country. Long winding, unending queues for water is a common sight in many states in the country. People are digging deeper and deeper as water tables go lower and lower, out of reach for mankind. Parched lands and thirsty throats are a feature everywhere as the nation comes to grips with this crisis. The issue is so serious that the Niti Aayog in its report has said that India is facing its worst water crisis in history, and the demand for potable water will outstrip supply by the year 2030 if corrective measures are not taken.
And not unlike many places in India, which have been facing a major shortage in potent water and energy, is Lakshadweep and Andaman and Nicobar Islands. Due to the peculiarities associated with the location, geomorphology, rainfall patterns, and hydrogeology, the availability of fresh water and supply of electricity in the islands is limited. There are no surface water bodies such as streams and rivers in Lakshadweep. A limited quantity of groundwater is available for utilization of local population, but this water is highly polluted. The electricity and water requirement is on the rise due to the increase in population and improvement in the standard of living. The need now, therefore, is to look at different renewable sources of power like non-fossil fuel sources, which include nuclear fission, hydroelectricity, biomass, and renewable sources such as wind, solar, geothermal, and oceans. Looking towards the Indian subcontinent, it has about 7,500 km of coastline with a large exclusive economic zone, EEZ, of around 2.1 million square kilometers. The EEZ is the area of coastal water and seabed associated with a country within a certain distance of a country's coastline. India also has the Lakshadweep group of islands in the Arabian Sea and Andaman and Nicobar group in the Bay of Bengal. Since the area available is large, it can be gainfully utilized to put up ocean energy devices. In the case of India, it is close to the equator and hence the sea surface is always fairly warm in Indian waters, and thus thermal gradient in India remains mostly constant throughout the year, and this can be used to harness energy called Ocean Thermal Energy Conversion or OTEC. So, first let us understand what is Ocean Thermal Energy Conversion. It is commonly known as OTEC. Though a complex system, it is surprisingly easy to understand. A water body such as a sea or an ocean has two aspects to it: deep sea water and surface sea water. Both of these have different temperatures. For example, because the sun is directly in contact with it, the surface sea water is usually around 25 to 30 degrees Celsius. But as we go deep down in the sea, water becomes cold as it is not in direct contact with the sun rays. It is usually at around 6 to 8 degrees Celsius at 1000 meter depth. OTEC technology uses this difference in the temperatures to run a thermodynamic power cycle for generating electricity. Heat exchangers, seawater pumps and turbo generators form the major part of an OTEC system.